वीडियो को पसंद करना, तबसरों में अपने ख्यालात का इश्तिराक करना और हमारी ताज़ा तरीन कहानियों के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब जुमरात की खामोश दोपहर को शुरू हुआ, इस किस्म की जहाँ लगता है कि वक्त मामूल से सुस्त है। मैंने अभी लॉन्ड्री की आखिरी तह मुकम्मल की थी। जब मैं एक कप गरम कॉफ़ी के साथ सोफे पर बैठा तो मेरे हाथों पर लेवेंडर की खुशबू अभी भी ताज़ा है। ये मेरा सुकून का लम्हा होना चाहिए था। अक्ल का एक बार फिर वो लिखा मेरी मजरूमाना खुशी खेल रहा था, लेकिन फिर एक टिमटमाहट और एक पाप के साथ टीवी स्क्रीन स्याह हो गई। सबसे पहले मैंने फर्ज किया कि ये सिर्फ एक ढीली केबल या बिजली का इजाफा है। मैंने रिमोट के साथ हिलचल मचा दी, हर वो बटन दबाया जिसके बारे में मैं सोच सकता था, यहाँ तक कि हर चीज़ को प्लग करने और हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, बस साकित और खामोशी। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं रहा जिसे आप टेक सेवी कहते हैं। मैं जानता हूं कि नेटफ्लिक्स में कैसे लॉग इन करना है, और मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग के फन में महारत हासिल कर ली है, लेकिन इससे ज़्यादा पेचीदा कोई चीज़ है? ठीक है, आइए सिर्फ ये कहते हैं कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। तब मैंने हेनरी के बारे में सोचा। मेरा करीबी पड़ोसी तकरीबन 2 साल कबले उसके बीवी के इंतकाल के बाद यहाँ मुंतकिल हो गया था। 60 की दहाई के अवाइल में एक खामोश आदमी, शाइस्ता और हमेशा नर्म मुस्कुराहट के साथ। इसने ज़्यादातर अपने आप को बरकरार रखा, लेकिन हम बाड़ पर काफ़ी शाइस्ता बातचीत करते थे और सहन के काम में कभी कभार मदद करते थे कि मैं उससे एहसान मांगने में आराम महसूस करता था। मैं अपने कार्डिगन पर फिसल गया, अपने कानों के पीछे चंद आवारा बालों को साफ किया और हाथ में कप के ऊपर चल दिया। इतनी बुनियादी चीज़ में मदद की ज़रूरत के लिए थोड़ा सा अहमकाना महसूस हुआ। इसका घर बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा था, मामूली, अच्छी तरह से रखा हुआ। सामने एक बाग जो इन छोटे नीले फूलों से खिला था, जिसका नाम मुझे याद नहीं था। मैंने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। एक लम्हे के बाद मैंने कदमों की आवाज़ सुनी, आहिस्ता और मुस्तहकम, और फिर दरवाज़ा खुल गया। हेलो हेनरी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपको परेशान करने के लिए माजरत, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने टीवी पर कुछ किया है, और ठीक है, मैं सोच रहा था कि क्या आप एक नज़र डाल सकते हैं। उसने चंद बार पलकें झपकी, चौकस हो गया। शायद। फिर उसका चेहरा नर्म हो गया। ज़रूर, उसने जवाब दिया, मुझे अपने जूते पकड़ने दो। वापस मेरे घर पर वो कमरे में खड़ा टीवी के पीछे केबलों की उलझी हुई गंदगी को देख रहा था, जबकि मैं करीब ही खड़ा होकर मंडलाने की कोशिश कर रहा था। तुम जानती हो, उसने कहकहा लगाते हुए कहा, आपने बेस्ट बाय का आधा प्लग इन वापस यहाँ खरीदा। मैं शायद ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही हंसा। ये ठीक लगता है। मेरे बेटे ने इसे मुंतकिल करने से पहले ही उसे तरतीब दिया था, और मैं इसे छूने से बहुत खौफजदा था। वो नीचे झुक गया, कुछ चीज़ों के साथ हलचल मचा दी, और चंद मिनटों में स्क्रीन पलक झपककर दोबारा जिंदा हो गई। मेरे शो की मानूस मौसीकी ने कमरा भर दिया, और मैंने सुकून की सांस ली। वहां हम जाते हैं, इसने जीन्स पर हाथ साफ करते हुए कहा। सिर्फ एक ढेला HDMI कनेक्शन। एज क्या? वो मुस्कुराया। कोई बात नहीं। मैंने उसे शुक्रिया के तौर पर काफ़ी पेश की, और मुझे हैरत हुई इसने कबूल कर लिया। हम सिन रूम में बैठे, जिसे मैं हमेशा साफ सुथरा रखता था, लेकिन शाज़ और नादिर ही इस्तेमाल होता था। देर से दोपहर की रोशनी शीशे के पैनल्स के जरिए अंदर दाखिल होती थी, लकड़ी के फर्श पर गरम नमूने डालती थी। मैं यहाँ कभी नहीं आता, मैंने उसे एक प्याला देते हुए एतराफ़ किया। ऐसा लगता है जैसे एक कमरा किसी और की जिंदगी के लिए है। इसने ढेरे से घूंट भरकर बाहर के पछवाड़े को देखा। ये अच्छा है, पुरामन है। हमने थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं, और जो कुछ मैंने सीखा उसके बारे में बात की। वो हाई स्कूल की दुकान की क्लास पढ़ाता था। इसने मुझे बताया कि इसकी बीवी के गुजरने के बाद से घर कितना पुरसुकून था। इसने वक्त भरने के लिए लकड़ी की तराश खराशी कैसे शुरू की थी। मैं बोलने से ज्यादा सुनता रहा, लेकिन इसमें भी सुकून था। जैसे जैसे साए लंबे होते गए,
हमारे दरमियान कुछ बदल गया। एक किस्म की खामोशी, अजीब नहीं बल्कि नर्म, ऐसी खामोशी जिसको भरने की आपको जरूरत नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उस वाज़े अंदाज में नहीं बल्कि एक किस्म की नर्म तवज्जो के साथ जिसने मुझे महसूस किया। काफी अरसा हो गया था कि किसी ने मुझे इस तरह देखा, वाकई में एक माँ या पड़ोसी या बेवा के तौर पर नहीं, सिर्फ मुझे देखा। मैंने अपना गला साफ किया और लम्हे को तोड़ते हुए खड़ा हो गया। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे आपको अपनी शाम में वापस जाने देना चाहिए। एक बार फिर शुक्रिया हेनरी, मैं अपने शोज के बगैर पागल हो जाता। सर हिलाने से पहले वो भी खड़ा हो गया। किसी भी वक्त, उसने कहा, तुम जानते हो कि मैं कहाँ हूं। जैसे ही मैंने उसके पीछे दरवाजा बंद किया, मैं एक लम्हे के लिए इससे झुक गया, दिल खामोशी से दौड़। ये सिर्फ एक पड़ोसी था जो टीवी के साथ मदद कर रहा था, ठीक है, और फिर भी उसके बारे में कुछ इतना आसान महसूस नहीं हुआ। अगले चंद दिन बेतरतीबी से गुजरे, हालांकि मैं उस अजीब लहर को हिला नहीं सकता था जिसने मेरे सीने में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। जब भी मैं सिन रूम से गुजरा या टीवी चैनल से गुजरा, मैंने खुद को हेनरी के बारे में सोचते हुए पाया। स्कूल में गंभीर तरीके से नहीं, बल्कि एक मानूस राग की तरह। मैं काफी जगह नहीं रख सका, नर्म लंबा रहा। मुझे उसके दोबारा आने की उम्मीद नहीं थी। ये एक बार का एहसान था, पड़ोसी का इशारा था। लेकिन इतवार की सुबह जब मैं वहां अपने गुलाबों को संभालने के लिए बाहर निकला, तो वो अपने बाग के पास हाथ में ट्रॉल लिए घुटने टेक रहा था। बेसबॉल की टोपी अपने सर के लिए थोड़ी बहुत बड़ी थी और अपनी सांस के नीचे कुछ गुनगुना रहा था। मैं हिचकिचाया। वो परआम लग रहा था, जैसे कोई अपनी खामोश दुनिया में लिपटा हुआ हो। लेकिन फिर उसने नजर उठाकर मेरी नजर पकड़ ली। सुबह, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह, मैंने अपनी हथेलियों को अपनी जीन्स पर ब्रश करते हुए गूंजा। लेकिन टुलिप्स अच्छी तरह से आ रहे हैं। उसने एक नजर उनकी तरफ देखा। तुम्हारा हमेशा पहले आता है, तुम्हारा जादुई टच होना चाहिए। मैं हंस पड़ा, हालांकि मैंने अपने गालों को थोड़ा गर्म महसूस किया। या मुक्तदी की किस्मत, मैं अब भी गूगल करता हूं कि हर मौसम बहार में किस तरह कटाई की जाए। वो उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों से खाक छानता रहा। सुनो, मैं सोच रहा था कि मैंने कल रात बहुत ज्यादा स्टू बनाया है। क्या आप मुझे बचा हुआ स्टू निकालने में मदद करना चाहेंगे? से नफरत है, मैं हिचकिचाया। इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता था। सच कहूं तो मैंने अपने बावर्ची खाने की मेज पर काफी अरसे से सोबत नहीं की थी, लेकिन इसलिए कि इसकी पेशकश के बारे में कुछ इससे ज्यादा मानी खेज महसूस हुआ जितना इसे होना चाहिए था। फिर भी मैंने सर हिलाया। ये खूबसूरत लगता है। इस दोपहर के बाद मैंने अपने आप को इसके बावर्ची खाने में बैठे हुए पाया। घर के बीफ के स्टो का एक प्याला मेरे सामने भाप रहा था। जगह आरामदेह थी, अंदर रहते थे। खिड़की पर चंद परिंदों के घर बैठे थे और इसके बच्चों और पोते पोतियों की तस्वीरें एक छोटे से हिच के ऊपर लगी हुई थी। हमने दोपहर के खाने पर बात की और इस बार बातचीत थोड़ी गहरी हो गई। इसने मुझे अपनी बीवी जेनेट के बारे में बताया कि वो कॉलेज में कैसे मिले, वो हर इतवार को आड़ू मोची कैसे बनाती थी, कैंसर ने उसे किस तरह तेजी से अपनी लपेट में ले लिया। मैंने अपने आनजहानी शौहर, हंसी और मायूसी और समझौता के सालों के बारे में, इस खामोश घर के बारे में जो इसने पीछे छोड़ा था, और इस खामोशी के दीवारों में कैसे बसने का तरीका था। एक लम्हा था जब हमने सिर्फ एक दूसरे को देखा, ना अल्फाज, ना वजाहत, बस समझ। दो लोग जिन्होंने जिंदगी के तूफानों का मुकाबला किया था और वो अभी तक खड़े थे, दिखाई दे रहे थे, अब भी कोशिश कर रहे थे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैंने खामोशी से उससे पूछा, ये भी यकीन नहीं आया कि अल्फाज क्यों निकले। हेनरी ने अपना चम्मच नीचे रखा और अपना सर हल्का सा झुकाया। मैं करता था। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद ये वो चीज नहीं थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था, बल्कि कोई। मैंने सख्ती से निगल लिया। उसके लहजे में
कुछ भी दिलकश नहीं था, कुछ भी आगे या धक्का नहीं था। बस एक सादा सच्चाई नरमी से कही गई थी, और किसी न किसी तरह उसने उसे और भी गैर मुसल्लह कर दिया। जब मैंने बर्तन साफ करने में मदद की तो मैं जरूरत से कुछ लम्हे दरवाजे के पास खड़ा रहा। शुक्रिया, मैंने कहा, सिर्फ स्टू के लिए नहीं, कंपनी के लिए। उसने मुझे दोबारा वो नरम मुस्कुराहट दी, वो जिसने ज्यादा कोशिश नहीं की। आपका यहां हमेशा इस्तकबाल है। मैंने सर हिलाया। अपनी पसलियों के नीचे एक अजीब सा दर्द महसूस कर रहा था। उदासी नहीं, बिल्कुल कुछ गहरी, कुछ उम्मीद जैसी। जब मैं अपने घर वापस चला गया तो मैंने देखा कि हवा ने दरख्तों को किस तरह हल्का सा झंझोड़ा, किस तरह दोपहर का सूरज उस सुनहरी चमक में डूब गया जिससे मैं हमेशा प्यार करता था। कोई ड्रामाई मौसीकी नहीं थी, कोई आतिशबाजी नहीं थी, कोई झाड़ू देने वाला इशारा नहीं था। बस ये एहसास था कि हमारे दरमियान कोई चीज बदल गई है, कुछ छोटी लेकिन हकीकी। और इस रात जब मैं अपने कंबल के नीचे झुक गया और टीवी मेरे सामने झलमला रहा था, मैंने शो पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्यालात उस गरम बावर्ची खाने में और साथ वाले आदमी के साथ वापस आ गए। अगला हफ्ता अपने साथ एक अजीब तसल्ली बख्श ताल लेकर आया। हेनरी और मैंने रस्मी मंसूबा नहीं बनाया, कोई तयशुदा डिनर या पड़ोसी के फराइज का दिखावा नहीं था। ये एक खामोश मुआहदे की तरह था। कुछ शामों को मैं इसे बरामदे में उसके कार के औजारों और चाय के एक मग के साथ बैठा पकड़ता, और मैं ये बहाना करके घूमूंगा कि मैं अभी गुजर रहा हूं। चंद टमाटर या किसी चीज का एक टुकड़ा जो उसने पकाया था, केले की रोटी, मकई की रोटी, वो चीजें जिनका जायका वक्त और देखभाल की तरह होता था। हमने उसके बारे में बात नहीं की कि हमारे दरमियान क्या हो रहा है, लेकिन ये इस तरह था जिस तरह वो मेरे दस्तक देने से पहले ही ऊपर देखता था, या जिस तरह से मैं खुद को अपने बालों को ब्रश करते हुए या बाहर कदम रखने से पहले अपना ब्लाउज बदलता हुआ पाता था। एक शाम खाने के फौरन बाद मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। उसने मुझे चौंका दिया। हेनरी आम तौर पर मेरे आने का इंतजार करता था, और जब मैंने उसे खोला तो मैंने अपने आप को अजीब तरह से घबराया। वही हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा लिए खड़ा था। मैं इस पर काम कर रहा था, उसने कहा। मैं अपना स्कैन कर रहा हूं और मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ सोचा कि शायद आप इसे पसंद करेंगे। उसने एक तरह की खामोशी से इसे मेरे हवाले कर दिया। ये छूने के लिए हमवार था, चेरी की लकड़ी से खदी हुई थी, जिसके ढक्कन में एक नाजुक फूल लगा हुआ था जो उसके बाग के इन नीले रंगों में से एक था। मैंने डिजाइन पर उंगलियां चलाई, दिल धड़क रहा था। यह खूबसूरत है, मैंने सरगोशी की। हेनरी, मैं नहीं जानता कि क्या कहना है। उसने हल्का सा कंधे उचकाए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ न बोला था। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे अंदर मदू किया। घर में एक मोमबत्ती से दारचीनी की बू आ रही थी जो मैंने पहले जलाई थी, और लैंप हर चीज पर सुनहरी चमक डालते थे जिससे कमरा नरम और गर्म महसूस होता था। हम दोबारा सनरूम में बैठ गए, और इस बार मैंने शराब के 2 ग्लास निकाले। तौर पर हफ्ते के दौरान नहीं पीता हूँ, लेकिन आज रात मुख्तलिफ महसूस हुई, जैसे कोई चीज टोस्ट करने के लायक है, चाहे हमने उसका नाम ना लिया हो। आप बहुत बासलाहियत है, मैंने एक डब्बे की तरफ सर हिलाते हुए कहा। उसने कहकहा लगाया। यह मेरे हाथों को मसरूफ रखता है, सोचने में मेरी मदद करता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसकी तरफ बिल्कुल ना देखकर पूछा। एक वक्फा था। तुम, उसने खामोशी से कहा। मैंने ऊपर देखा, दिल धड़क रहा था। वहां ये था। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस लम्हे में क्या तवक्को करता हूं। शायद मैं उसे हंस दूंगा। हो सकता है कि मैं मौजू बदल दूं या दिखावा करूं कि मैंने उसे सुना ही नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बजाय मैंने कहा, मैं भी आपके बारे में सोच रहा हूं। उसके बाद हम खामोश बैठे रहे, ऐसी खामोशी जिसको भरने की जरूरत नहीं। हवा भारी, चार्ज, लेकिन गैर आरामदेह महसूस नहीं किया। उसने मेरी तरफ देखा, वाकई इस तरह देखा
जैसे उसने सिन रूम में पहला दिन गुजारा था। और इस बार मैंने मुड़कर नहीं देखा। तुम जानते हो, उसने धीमी आवाज में कहा, जब जैनेट की मौत हुई तो मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो गया है। सिर्फ शादी नहीं, ताल्लुक, नजर आने का एहसास। मैंने इस बात में सर हिलाया जितना वो जानता था। मैंने बरसों से पोशीदा महसूस किया। मैंने एतराफ किया, यहां तक कि जब मैं लोगों से घिरा हुआ हो, खास तौर पर तब, हकीकत में। तुम पोशीदा नहीं हो, उसने आहिस्ता से कहा, मेरे पास नहीं। और ये एक बार फिर था, हमारे दरमियान वो खामोश सच्चाई, जल्दी नहीं, जबरदस्ती नहीं, सिर्फ हकीकी। वो मेरे हाथ तक नहीं पहुंचा, उसने अंदर नहीं झुकाया। वो सिर्फ मेरे साथ बैठा, जगह, लम्हे, हर चीज का वजन शेयर कर रहा था, जो कि ना कही गई थी। आखिरकार वो जाने के लिए खड़ा हुआ, और जैसे ही मैं उसे दरवाजे तक ले गया, मैंने महसूस किया कि मुझ में कुछ बसा हुआ है, कुछ ऐसा जो मैंने एक तवील अरसे से महसूस नहीं किया था। बाहर कदम रखने से पहले इम्कान, वो रुका, पीछे मुड़ गया। क्या तुम कल रात के खाने पर आना पसंद करोगे? उसने पूछा। मैं आड़ू मोची बनाने का सोच रहा था। मैं मुस्कुराया। मैं ये पसंद करूंगा, मैंने कहा, और मेरा मतलब मेरे हर हिस्से से था। जब मैं अगली शाम को गया तो हेनरी के घर से दारचीनी और पके हुए फलों की बू आ रही थी। ये उन नर्म सुनहरी घंटों में से एक था जहां सूरज कम होता है और बाहर की हर चीज शहद में रंगी हुई दिखाई देती है। उसने आटे में धोल एक तहबंद के साथ मेरा इस्तकबाल किया, और वही नर्म मुस्कुराहट जो घर की तरह महसूस होने लगी थी। रात का खाना तकरीबन तैयार है, और उसने कहा, लेकिन मुझे मोची के बारे में दूसरी राय की जरूरत हो सकती है। मैं अंदर दाखिल होते ही हंस पड़ा। ये बहुत दबाव है। अगर मैं सख्त नक्काद हूं तो क्या होगा? मैं खतरा मोल लेने को तैयार हूं, उसने कहा। उसकी आंखें गर्म और छेड़छाड़ कर रही थी। मेज सादगी से तरतीब दी गई थी। कोई फैंसी लाइनिंग नहीं, सिर्फ 2 प्लेटें, कपड़ा, नैपकिन और उसके बाफ के उन छोटे नीले फूलों का एक छोटा गुलदस्ता। कोशिश रोमानवी चीख नहीं था। उसने खामोशी से, एहतराम से सरगोशी की। हमने बादाम के साथ भने हुए चिकन और सब्ज़े फलियों पर बात की। इस किस्म का आरामदेह खाना जिसका जायका वक्त और देखभाल की तरह है। बातचीत अब आसान हो गई है, जैसे पुराने दोस्तों ने आखिरकार वो बातें कहना शुरू कर दी जो वो सिर्फ सोचते थे। रात के खाने के बाद उसने मोची, सुनहरी और बुलबुले को बाहर निकाला, जिसमें वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप पहले से पिघल रहा था। मैंने एक काट लिया और अपनी आंखें बंद का बहाना करते हुए कहा, यह सबसे बेहतरीन आड़ो मोची हो सकता है जो मैंने 1994 से हासिल किया है। हेनरी हंसा। मैं इसे जीत के तौर पर लूंगा। हम बाद में रहने वाले कमरे में चले गए, जहां लाइट्स कम थीं और पस मंजर में एक पुराना जाज रिकॉर्ड हल्के से बज रहा था। मैं सोफे पर बैठ गया और वो मेरे पास बैठ गया। ज्यादा करीब नहीं, लेकिन पहले से ज्यादा करीब। हमने ज्यादा बात नहीं की। हमें इसकी जरूरत नहीं थी। खामोशी में एक सुकून था, एक किस्म का सुकून जो उस वक्त आता है जब 2 लोग ये दिखावा करना छोड़ देते हैं कि वो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। एकदम वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। आवाज नरम थी। मुझे उम्मीद है कि ये बेवकूफ़ी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे आपके आसपास रहना पसंद है। ये आसान लगता है, ठीक है? मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों के गिर्द धुंधली लकीरों की तरफ, जिस तरह से उसके हाथ उसकी गोद में सुकून से आराम कर रहे थे। उस आदमी की तरफ जिसने छोटे मोटे तरीके दिखाए थे, जिसने किसी न किसी तरह सब कुछ बदल दिया था। ये बेवकूफ नहीं लगता, मैंने कहा, ये सच लगता है। उसने आगे बढ़ा, फिर ना ढिठाई से, ना ड्रामाई अंदाज में, बस अपना हाथ हमारे दरमियान पेश किया, हथेली ऊपर की। एक सवाल की तरह मैंने उसके गर्म, मुस्तहकम मानूस में अपना रखा। हम देर तक ऐसे ही बैठे रहे। कोई जल्दी नहीं, किसी चीज का नाम लेने की जरूरत नहीं। आखिर
कार। मैंने अपना सर इसके कंधे पर रखा और उसने एक सांस छोड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि इसने दुनिया से बाहर रखा हुआ है। जारी कारें गुजर रही थीं। दूर से एक कुत्ता भौंक रहा था। आखिरी परिंदे उसे रात कह रहे थे, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि वक्त सिर्फ हमारे लिए रुक गया है। चंद हफ्तों बाद चीजें रातों रात तब्दील नहीं हुई। हम अब भी अपने अपने घरों में रहते थे, अब भी हमारे अपने मामूलात थे, लेकिन अब एक खामोश धागा हमारे दिनों को एक साथ बांध रहा था। सुबह का चेक इन, मुश्तरका खाना, कभी कभार हंसना कि मैं अभी तक HDMI केबल्स के बारे में कितना समझ नहीं पाया। कोई ऐलान नहीं था, कोई बड़े वादे नहीं थे, सिर्फ मौजूदगी थी। और अजीब तौर पर ये काफी की तरह महसूस हुआ, काफी से ज्यादा। एक दोपहर मैं अपने सिन रूम में बैठा था। हेनरी ने लकड़ी का डब्बा खिड़की पर रखा हुआ था। मैंने उसे पुराने खतूत और तस्वीरों से भर दिया था। जिंदगी के वो टकरे जो कभी दूर महसूस होते थे, लेकिन अब किसी हद तक करीब थे। मैंने सूरज की रोशनी को ढक्कन से टकराते, लकड़ी में अनाज को बाहर लाते हुए, फूलों की तराश खराश को रोशनी को पकड़ते देखा। मैंने सोचा कि ये सब कितना गैर मुतवक्का था। किस तरह टूटा हुआ टीवी बातचीत का बाइस बना, जिसकी वजह से खाना खिला, जिसकी वजह से खामोशी से कुछ गैर मामूली हो गया। परियों की कहानी नहीं, कुछ हकीकी। और जिंदगी के इस मोड़ पर हकीकी कहीं ज्यादा कीमती है।